नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 11 का, खा एवं गा के संदर्भ में। अगर आप लोगों ने अभी तक बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया करके वीडियो को यहीं पर रोककर आप अपना बेयर एक्ट निकाल लीजिए और उसमें धारा 11 का खोल लीजिए। दोस्तों, धारा 11 का यानी कि सेक्शन 11A ग्राम पंचायत के प्रधान के विषय में प्रावधान करती है। प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत, इसकी सबसेक्शन 1 अगर हम देखें तो उसमें कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। देयर शैल बी अ प्रधान ऑफ द ग्राम पंचायत हु शैल बी द चेयरपर्सन देयर ऑफ, यानी कि जो ग्राम पंचायत है उसका एक अध्यक्ष होगा और वो अध्यक्ष कौन होगा? ग्राम पंचायत का प्रधान। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत का प्रधान ही ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा। ये बात उपधारा 1 में बताई जा रही है। अब आते हैं उपधारा 2 पर। आप बेयर एक्ट से इसे पढ़िए। इसमें बता रहे हैं कि राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी। तो इसमें रिजर्वेशन की बात बताई जा रही है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय ऑर्डर रिजर्व ऑफिसर्स ऑफ प्रधान फॉर द शेड्यूल कास्टिस, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द बैकवर्ड क्लासेस। ये सब आपको पता ही है कि जब चुनाव होते हैं, चाहे वो विधायक के चुनाव हों या सांसद के चुनाव हों या हमारी ग्राम पंचायत के चुनाव हों, तो वहाँ पर रिजर्वेशन सब जगह है। यहाँ तक कि आप लोग जब फार्म भरते हैं तो उसमें भी रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर उसी रिजर्वेशन की बात की जा रही है कि राज्य सरकार आदेश द्वारा जो प्रधान के पद होंगे उसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी। अब इसमें आगे प्रतिबंध बताया जा रहा है कि प्रतिबंध ये है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है। इसमें सीधी सी बात ये बता रहे हैं कि जो आरक्षित पद हैं उनका अनुपात आप कैसे निकालेंगे कि कितने कितने पद आरक्षित होंगे। मान लीजिए 100 पद हैं, उसमें से आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जनरल के लिए कितने पद हैं, एससी के लिए कितने हैं, एसटी के लिए कितने हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितने हैं। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए इस प्रतिबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें बता रहे हैं कि ऐसे पदों की कुल संख्या से वही होगा जो राज्य की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है, यानी कि जो राज्य की अनुसूचित जाति हैं उनकी जो जनसंख्या है पूरे राज्य में, तो जो रेशियो निकल के आएगा उसी रेशियो में उनकी सीट्स अलॉट कर दी जाएंगी। ऐसे ही जो राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है तो वो जनसंख्या का उस राज्य की कुल जनसंख्या से अनुपात जो निकलेगा उसी रेशियो में सीटें उनके लिए अलॉट कर दी जाएंगी। और यही चीज़ बैकवर्ड क्लासेस के संबंध में है। आगे कह रहे हैं कि अग्रेतर प्रतिबंध ये है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रधान के पदों की कुल संख्या के 27% से अधिक नहीं होगा, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन होगा वो 27% से ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको 27% याद रखना है बैकवर्ड क्लासेस के संदर्भ में। आगे कह रहे हैं प्रतिबंध ये भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध ना हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है। अगर जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो फिर नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है। आगे उपधारा 3 पर आते हैं। उपधारा 3 कह रही है कि उपधारा 2 के अधीन आरक्षित प्रधान के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण की बात की जा रही है कि जो अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं और पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं, उनके लिए आरक्षित जो प्रधान के पदों की कुल संख्या है उसके 1/3 से अन्यून पद यानी कि कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है। उपधारा 4 में आते हैं। प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 1/3 से अन्यून पद जिसमें उपधारा 3 के अधीन आरक्षित प्रधान के पदों की संख्या सम्मिलित है, महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
ठीक है, मतलब प्रधान के पदों की जो कुल संख्या है उसके कम से कम 1/3 पद, 1/3, 1/3, ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो उपधारा 3 और उपधारा 4 में क्या अंतर आया? उपधारा 3 में तो आया कि SC, ST और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 1/3 पदों की बात की गई। तो इसमें क्या है कि जो शेड्यूल कास्टिस के लिए जो टोटल पद होते हैं उसके 1/3 महिला शेड्यूल कास्ट की महिलाओं के लिए होंगे। ठीक है, और 4 में क्या कह रहे हैं कि प्रधान के जो टोटल पद हैं उन टोटल पदों के 1/3 पद यानी कि 1/3 पद, कम से कम 1/3, ये महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो ये टोटल नंबर्स की बात कर रहे हैं कि जो टोटल पद हैं उनकी। अब आते हैं उपधारा 5 पर। इस धारा के अधीन आरक्षित प्रधानों के पद भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में जैसा नियत हो आवंटित किए जाएंगे। यानी कि जो आरक्षित प्रधानों के पद हैं वो भिन्न भिन्न ग्राम पंचायतों में चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित किए जाएंगे बाई रोटेशन। ठीक है, आपको बस ये वर्ड याद रखना है, चक्रानुक्रम, क्योंकि ये ना तो मुख्य परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना इंटरव्यू के लिए, लेकिन प्री में पूछ सकते हैं। तो आपको बस ये वर्ड याद रखना है, बाई रोटेशन, चक्रानुक्रम द्वारा। आगे आते हैं उपधारा 6 पर। इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रधानों के पदों पर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसमें आपको संविधान का अनुच्छेद 334 ध्यान रखना है, बस कोई इसमें विशेष ऐसी बात नहीं है। आगे आते हैं 11 खा पर। धारा 11 खा यानी कि 11B इलेक्शन ऑफ प्रधान के संदर्भ में प्रावधान करती है। इसकी उपधारा ये कह रही है कि ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा। देखिए, किसी कोई गांव है, उस गांव में ग्राम पंचायत है और उसके प्रधान का चुनाव हो रहा है। तो प्रधान तो गांव का एक तरीके से मुखिया हो गया ना, मेन हेड हो गया। तो वो उन्हीं लोगों में से चुना जाएगा जो उस गांव की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत हैं, है ना। तो यही बात यहां पर कह रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, यानी कि जो ग्राम पंचायत का प्रधान है उसका जिस क्षेत्र के लिए चुनाव किया जाएगा तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा अपने में से ही निर्वाचित किया जाएगा। जो उस गांव के लोग होंगे जो उसमें निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को प्रधान के लिए निर्वाचित किया जाएगा, जो भी खड़ा होगा उसमें। आगे उपधारा 2 पर आते हैं। यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा या तो प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे अर्ह व्यक्ति होंगे, और दूसरा प्रशासक नियुक्त कर सकता है। देखिए, ये उपधारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कह रहे हैं कि यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है, मतलब निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं हो पाता है, तो ग्राम पंचायत के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 2/3 से कम सदस्य उसमें निर्वाचित होते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन नहीं होता और जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं तो सदस्यों में भी सबका निर्वाचन नहीं होता, मतलब 2/3 से भी कम सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस संदर्भ में यहाँ पे प्रावधान कर रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं होता और जो ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है तो उसमें 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा या तो प्रशासनिक समिति या फिर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। 2 चीज़ों की बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के बारे में बता रहे हैं कि जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसी वह उचित समझे अर्ह व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो प्रशासनिक समिति में कुछ सदस्य होंगे और जो ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए गए हैं उनमें उस संख्या में चयनित किए जाएंगे जितना उचित समझे। और दूसरा है प्रशासक नियुक्त कर सकता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर सकती है राज्य सरकार। अब आते हैं उपधारा 3 पर। इसमें कह रहे हैं प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक
6 माह से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेंगे। तो यहाँ पर इनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक दोनों ही केस में 6 माह से अनधिक अवधि के लिए पद धारण करेंगे, यानी कि 6 माह से अधिक ना हो अवधि। 6 मास के पीरियड के लिए पद धारण कर सकते हैं, 6 मास से ज्यादा पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक क्या है? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और हमारे यहाँ गांव में भी ग्राम पंचायत जो है लोकतंत्र का एक स्वरूप है। ये एक इमरजेंसी एक तरीके से प्रोविज़न किया गया है कि अगर ग्राम पंचायत के प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जा सकता है और जो सदस्यों का निर्वाचन किया गया वो 2/3 से कम थे, तो उस केस में प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति की जा रही है ताकि काम चलते रहें ग्राम पंचायत के। अब ऐसे में जो प्रशासनिक समिति के सदस्य हैं या प्रशासक हैं, तो उनको 6 मास से अनधिक के लिए पद धारण करने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि वो 6 मास से अधिक पद धारण नहीं कर सकते, वरना सारा टाइम फिर वही चला जाएंगे, तो फिर चुनाव की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 4 पर। इसमें कह रहे हैं उपधारा 2 के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर ऐसी नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गए व्यक्ति यदि कोई हो, ऐसे प्रधान या यथास्थिति सदस्य नहीं रह जाएंगे और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग, संपादन और निर्वहन किया जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर प्रशासनिक समिति की नियुक्ति कर दी या प्रशासक की नियुक्ति कर दी, तो जो लोग इलेक्शन द्वारा प्रधान या सदस्य के रूप में पहले चुने गए थे, वो लोग अब वो प्रधान या सदस्य नहीं रह जाएंगे, क्योंकि अब तो प्रशासनिक समिति की नियुक्ति हो गई, अब तो प्रशासक की नियुक्ति हो गई ग्राम पंचायत में। तो जो उसकी समस्त शक्तियां भी हैं जो प्रधान की और सदस्यों की थी, वो सब प्रशासनिक समिति में या प्रशासक में निहित हो जाएगी। भाई, अब तो सारे काम प्रशासनिक समिति या प्रशासक करेंगे, तो सारी शक्तियां भी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में निहित हो जाएंगी। ठीक है, आगे आते हैं उपधारा 5 पर। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रशासक सम्यक रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी, यानी कि जो प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है उसके संदर्भ में यह प्रावधान किया गया कि वो सम्यक रूप से ग्राम पंचायत, संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी। द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी और द एडमिनिस्ट्रेटर शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूटी कंस्टिट्यूटेड ग्राम पंचायत फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस एक्ट। मतलब डीम्ड किया जा रहा है कि ड्यूली कंस्टिट्यूटेड ग्राम पंचायत। ठीक है, प्रतिबंध ये है कि उपधारा 2 के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि ग्राम पंचायत के सम्यक रूप से संगठित किए जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार इस बात के होते हुए भी कि जिस अवधि के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था समाप्त नहीं हुई है, राज्य चुनाव आयोग को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्वाचन कराने का आदेश दे सकती है। मतलब जब प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति की गई, उसके बाद में राज्य सरकार को ये लगता है कि ग्राम पंचायत के संगठित किए जाने में अब कोई कठिनाई नहीं है, तो राज्य सरकार इस बात के होते हुए भी कि जिस अवधि के लिए हमने प्रशासनिक समिति नियुक्त की थी या प्रशासक नियुक्त किया था वो अभी पूरी नहीं हुई है, वो समाप्त नहीं हुई है, तब भी राज्य चुनाव आयोग निर्वाचन कराने का आदेश दे सकता है। और अंत में ये उपधारा 6 में बता रहे हैं कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी, यानी कि जब ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होगा तभी प्रधान की पदावधि भी समाप्त हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है कि प्रधान ग्राम पंचायत का है, जब ग्राम पंचायत का कार्यकाल ही समाप्त हो जाएगा तो प्रधान की पदावधि अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों धारा 11 पर। धारा 11 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44 सन 2007 द्वारा 20 अगस्त 2007 से लोपित हो गई है। तो अब ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व की नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का विषय आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। असल में यह बहुत सरल है, लेकिन इसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखते हैं हमें थोड़ा सा आसानी से समझ में नहीं आ पाता और हम उसे उपधारा वाइज यानी कि सबसेक्शन वाइज माइंड में रख नहीं पाते हैं। लेकिन अब आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार सुनिएगा और बेयर एक्ट साथ में रखिएगा, तो इससे आपके माइंड में ये सबसेक्शन वाइज फीड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।